हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अवकलन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग अवकलन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.6 का अध्ययन करेंगे। बेटा, जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको लॉगरिथम विधि से या लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 में प्राचलिक फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन अर्थात इम्प्लिसिट फंक्शन का स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे एक तीसरा जो फंक्शन मिल रहा है मुझे, वो पैरामीट्रिक फंक्शन मिल रहा है अर्थात प्राचलिक फलन मिल रहा है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचलिक फलन होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले प्राचलिक फलन के डिफिनीशन पे जाते हैं और समझते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, होता क्या है प्राचलिक फलन। ऐसा नहीं है कि प्राचलिक फलन का नाम आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है ना। क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जब पैराबोला पढ़ा था, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है ना? सर्किल पढ़ा था आपने। तो पैराबोला का प्राचल होता था x = 80² y = 280, याद आ रहा है? कुछ इस टाइप से होता था। सर्कल का प्राचल होता था, है ना। इसी प्रकार से अगर प्राचलिक फलन आपके पास और भी हो मान लेते हैं तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, इस बात का यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, प्राचलिक फलन में देखो क्या होता है, कभी कभी किसी वक्र पर स्थित बिंदु के x तथा y के निर्देशांक चर के पदों के रूप में यानी तीसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूं, आप पहले समझ लीजिए। तो इस प्रकार जो प्राप्त फलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। मैंने कहने का मतलब समझ ली। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन स्टडी किए हैं, जो भी डेरिवेटिव हमने किया है, वो y = fx के रूप में जो फंक्शन थे उनका डेरिवेटिव मैंने किया है। मैं वैसे ही कहना चाहता हूं। और इस एक्सरसाइज में यानी यहां पे y x से क्या था, डायरेक्टली कनेक्ट था। लेकिन अब हम ऐसी एक्सरसाइज का अध्ययन करने जा रहे हैं, या इस प्रकार इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो फलन है, इस प्रकार के फलनों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें x = ft और y = मान लेते हैं gt। मतलब x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यानी यहाँ x y डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है। किससे, t से। लेकिन कनेक्ट है किससे, हमें कैलकुलेट क्या करना होगा इस एक्सरसाइज में, dy dx ही कैलकुलेट करना है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। करना हमें dy dx ही कैलकुलेट है, लेकिन जो फंक्शन x है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y जो फंक्शन है किसका है, t का फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। और ये जो t है यहाँ पे, ये जो तीसरी राशि का मैंने प्रयोग किया है, ये जो t है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है उस राशि को क्या कहा जाता है, प्राचल कहा जाता है। समीकरण के रूप में लिख दिया जाए तो प्राचलिक समीकरण हो गया है, और फंक्शन के रूप में दिया गया है तो क्या हो गया, प्राचलिक फंक्शन हो गया। ठीक ना। चाहे आप प्राचलिक फंक्शन आप बोल लो और चाहे आप प्राचलिक समीकरण बोलो, जो भी। जैसे x = 80² y = 280, आपने ये पहली बार नहीं पढ़ा है। आप जब पैराबोला पढ़ रहे थे क्लास 11th स्टैंडर्ड में, उस समय भी आपने इसका अध्ययन किया हुआ है कि x = 80² y = 280, ठीक ना, आर द पैरामीट्रिक फंक्शन फॉर द पैराबोला, है ना। ये पैराबोला के लिए क्या थे, प्राचलिक फलन थे, और t क्या था, वहां पे प्राचल था। इसे हम लोग प्राचलिक समीकरण बोलते थे परवलय। और याद अगर आपको होगा तो मैंने क्या करवाया था, याद होगा तो मैंने कहा था t एलिमिनेट कर दो तो पैराबोला बन जाएगा, t गायब कर दो यहाँ से तो y² = क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। तो देखो t को जैसे ही मैंने गायब किया और सीधे सीधे y किससे कनेक्ट हो गया, x से कनेक्ट हो गया। ठीक ना। तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे। तो t क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है। देखो अगर एंगल के रूप में दिया जाए, जैसे वृत्त होता था तो क्या होता था, x = a cos θ, y = a sin θ। यहाँ भी थीटा क्या था, प्राचल था। यहाँ पे थीटा क्या था, प्राचल था। समझ में आ रहा है मेरी बात ना।
यहाँ पे थीटा प्राचल था, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा प्राचल था और यहाँ पे प्राचल क्या हो था आपका t था, तो t के रूप में सामान्य रूप से या थीटा के रूप में इन प्राचलिक फलनों को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक ना। x किससे कनेक्ट कर रहा है, या तो t से कनेक्ट करेगा, y किससे कनेक्ट करेगा, या तो t से कनेक्ट करेगा, और अगर वो एंगल के रूप में है तो या तो दोनों किससे कनेक्ट करेंगे, थीटा से कनेक्ट करेंगे, ठीक ना। लेकिन हमारा इस एक्सरसाइज में आफ्टर ऑल जो उद्देश्य है वो क्या है, dy dx को कैलकुलेट करना। तो अब भी मैं स्टडी करूंगा कि dy dx को सामान्यतः आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत समस्या नहीं है प्राचलिक फलन में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से कि क्या है। अब मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका बता रहा हूं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इसे हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज 5.6 का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80 पावर 4। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 5.6 में यही है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, आपको समझने का प्रयास करें अच्छे से। देखो दो तरीके हैं बेटा, समझने का प्रयास करिए। एक सामान्य तरीका यह है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करने के पहले जो पैरामीटर है t, उनको इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या करें, गायब कर दें। गायब करने का मतलब इन दोनों समीकरणों से t गायब हो जाए, तो आपका डायरेक्ट y का फंक्शन किसके टर्म्स में बन जाएगा, x के टर्म्स में बन जाएगा। तो वहां पे डायरेक्ट dy dx कैलकुलेट कर लो। तो एक है एलिमिनेशन मेथड, मतलब आप विलोपन करके पैरामीटर का तब डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ आप डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन का भी t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, और आप तब dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy dx, सदैव ध्यान देना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy dx। तो आप देखें क्या करना है, आप यहाँ पे dx dt कैलकुलेट करिए, यानी किसके रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2t। तो कितना हो गया आपका ये 480, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 480। जैसे आप x का करते तो वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आप समझो dx dt कैलकुलेट, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, dy dt आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, आप उसको करिएगा। तो क्या हो जाएगा, a t पावर 4 का क्या होगा 4t क्यूब, ठीक ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो नाउ dy dx इज इक्वल टू dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ये आपने चैन रूल में पढ़ा हुआ है, वहां पे हम लोग लिखते थे dy dt इंटू dt dx लिखते थे, उसी को आप डिवाइड में अगर लिख दो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप इस वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दीजिए, dy dt की वैल्यू क्या है 480 क्यूब ना, और dx dt की वैल्यू कितना है 480। 4 से 4 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, क्या बचेगा t स्क्वायर। दैट मींस dy dx की वैल्यू किसके टर्म्स में मिली, t के टर्म्स में मिली, रिजल्ट आपका क्या आ गया t स्क्वायर। अब कभी कभी क्या कहते हैं कि क्वेश्चन जैसे आप अगर लाना चाहो आंसर, तो इस t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा x/2 है, कोई भी आंसर लिख सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर क्वेश्चन न बोला हो तब, चूंकि एनसीईआरटी जो पहली 5.6 है उसमें बोला ही है कि बिना विलोपन किए, यानी एलिमिनेट नहीं करना है आपको पैरामीटर को, अब तब डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको इसी प्रोसेस का यूज करना है, ठीक है ना। नोट करिए आप लोग इसे, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं। 2, 3, 4 सामान्य रूप से ऐसे ही लगना है जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ है, तो कोशिश करके आप लोग लगाइएगा, यदि नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, मैं उसको फिर देखूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहाँ पे प्राचल क्या है, थीटा है, यहाँ पे प्राचल क्या है, थीटा है। ध्यान दीजिएगा, x किसके रूप में है, थीटा के रूप में है, y किसके रूप में है, थीटा के रूप में है। इस बात को समझने का सब लोग प्रयास करिए। तो हमें यहाँ dx d थीटा कैलकुलेट करना है।
और क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई डी थीटा कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई डी थीटा मैं लिखूंगा डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस साइन थीटा, और कॉस टू थीटा का हो जाएगा टू साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा का होगा माइनस टू साइन टू थीटा, और टू थीटा का फिर से करेंगे कितना होगा, टू हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डी वाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और साइन टू थीटा का हो जाएगा टू कॉस टू थीटा। ठीक है, निकालना क्या है, नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी फार्मूला क्या बताया, दिस डिवाइडेड बाई दिस। क्लियर, तो आप लिखिएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ठीक ना, आप इतना पे भी रिजल्ट छोड़ सकते हो। चलो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस टू टी, और y की वैल्यू है कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी। एक एक फंक्शन का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने इसको लिख लिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब आप डी एक्स डी टी कैलकुलेट करोगे तो आप जैसे x का करते आए हो वैसे ही डी डी टी ऑफ फंक्शन आपने लिख लिया। यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाग के फार्मूले जिसे मुझे करना है, फार्मूला होता है अंश इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन एंड होल डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर। यानी क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो हमने इसको कर लिया। आप देखिए cos 2t sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यूब t cos 2t का करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t एंड cos 2t का करेंगे तो माइनस 2 sin 2t हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई जब cos 2t का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपका क्या होगा, हट जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, cos 2t का इधर मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे शब्दों में आपने एलसीएम ले लिया। तो ये सिंप्लीफाई आपने किया तो आपका आ गया 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक है, एक्चुअली इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, साइन जो आपका ये cos 2t है इसको मैंने यहाँ पे साइन में चेंज कर दिया, और इस sin 2t को 2 sin t इंटू cos 2t के रूप में हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने cos t sin t कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया, मेरा उद्देश्य क्या था कॉमन लेने का, वैसे मैंने देखा सारा फंक्शन आपका साइन के टर्म्स में चेंज हो जा रहा है, और ये जो फार्मूला आपका बन रहा है किसका बन रहा है, sin 3t का बन रहा है, sin 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। तो sin 3t मैंने इसके स्थान पे लिख दिया, तो cos t sin t इंटू sin 3t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t आपका मिल गया। इसी प्रकार से जब हम इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इसी प्रकार जब मैं y का करूंगा तो क्या मिलता है, आप देखें जब मैं y का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप जब कैलकुलेट करोगे dy dt, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझिएगा जैसे मैंने x का किया है वैसे डिफरेंशिएशन किसका करना है, आपको y का करना है। तो क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस माइनस फिर cos क्यूब t, और इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने कुछ देर पहले किया था, क्या है जाएगा 1/2 cos 2t। क्यों, क्योंकि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x हो गया, और cos 2t का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। ठीक है, तो 2 से 2 आप यहाँ से कैंसिल भी कर लो, एंड होल डिवाइडेड बाई cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा cos 2t, 3 आप यहाँ लिख लीजिए, माइनस भी पहले ले लीजिए, इंटू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी माइनस cos क्यूब टी
अब आप यहाँ भी माइनस माइनस कर लीजिए, प्लस साइन 2t को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी होल डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, देखो आप sin t cos t इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो आप ले लीजिए sin t cos t कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपका, जैसा ध्यान से समझिएगा -3 cos 2t को आप लिख लो, वहां पे हमने sin के टर्म में चेंज किया था उस वाले फंक्शन, यहाँ पे हम लोग cos के टर्म्स में चेंज कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर t क्या होता है -1, फार्मूला होता है cos 2t का, sin t आपने कॉमन ले लिया है, एक cos t बचेगा आपका, प्लस यहाँ से cos t आपने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 2 cos क्यूब t बचेगा। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ठीक है भैया, आप समझने का प्रयास करिएगा फिर से। अभी देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 -6 cos क्यूब t होगा, माइनस माइनस प्लस 3 cos t होगा, और 2 cos क्यूब t आपका पहले से, तो इसको हम लिख सकते हैं sin t cos t, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t इंटू ये माइनस माइनस प्लस होगा 3 cos t, तो आपका हो गया 3 cos t। ठीक है, ये हो गया 3 cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos t, और माइनस 3 2 6 cos क्यूब t, अब प्लस 2 cos क्यूब t। ठीक है, तो sin t cos t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t, और ये आपका हो गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब, माइनस कॉमन इसमें ले लीजिएगा तब ये फार्मूला cos 3t का बनेगा, तो cos 3t sin t cos t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, डी बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको इसको डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब आप क्या करोगे, नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। इस बात को समझिएगा, इतना बटे इतना होगा, तो आप सिंपल समझ रहे होगे, cos 2t इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल होगा, sin t cos t कैंसिल होगा, cos 3t डिवाइडेड बाई sin 3t माइनस cos 3t डिवाइडेड बाई sin 3t इज इक्वल टू cot 3t। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप इसे नोट करें।